नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बचाओ। नहीं नहीं सुनील, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठो। किशन पसीने से भीगा हुआ सोते हुए ये सब कुछ बड़बड़ा रहा होता है और उसे इतना परेशान होते देखकर उसकी पत्नी सुमन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि किशन का ऐसा हाल क्यों हो रहा है और उसे जगाते हुए कहती है, क्या हो गया जी? ऐसा भी क्या देख रहे हो सपने में जो इतना ज्यादा घबरा रहे हो? उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है, सब कुछ ठीक है। अपनी पत्नी सुमन की आवाज सुनकर किशन को थोड़ा ठीक लगता है और वो उठकर बैठ जाता है। मैंने सपने में देखा कि मेरा दोस्त सुनील दिल का दौरा पड़ने से मर गया। मैं उसे उठा रहा था पर वो उठ नहीं रहा था। तुम जानती हो कि वो मेरे बचपन का दोस्त था और हमने अपने बेटे मोहित से उसकी बेटी प्रिया की शादी भी तय की है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं प्रिया की शादी भी नहीं कर पाऊंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बेकार में चिंता कर रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, बल्कि कहते हैं कि अगर सपने में किसी की मृत्यु देख लो तो उसकी आयु बढ़ जाती है। नहीं सुमन, अब तक तो मैं जब तक अपनी आंखों से सुनील को नहीं देखूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे उससे मिलने के लिए हरिनगर अभी के अभी निकलना होगा। किशन ये बोलकर अब हरिनगर की तरफ सुबह के 4 बजे निकल जाता है। रास्ते में उसका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी ही देर में रात को उसे बाहर उतार देता है। आगे का रास्ता किशन को पैदल ही तय करना था। वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है कि अचानक उसे महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। हे शंभुनाथ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन पलटकर देखता हूँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। किशन ये बोलता है और फिर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ने के बाद अचानक ही वो पलट जाता है। तभी उसके पीछे एक भैंस खड़ा हुआ था जिसका नाम बोला था। वो किशन को देखकर मुस्कुरा रहा था। किशन को उसका बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। क्या बात हो गई है भाई? कौन हो तुम और मुझे देखकर इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? काफी देर से तुम मेरे पीछे भी आ रहे हो। तुम मुझे जानते भी हो या तुम्हारी मुस्कान का कोई और कारण है? मैं आपको देखकर मुस्कुरा नहीं रहा हूँ भाई साहब। दरअसल मेरी प्रकृति ही ऐसी है, मैं मुस्कुराता ही रहता हूँ। तभी तो मैं इतना मोटा ताजा हूँ, क्योंकि मुझे खाना मुस्कुराना बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी मुस्कान से कोई आपत्ति है तो आप मुझे बता सकते हैं। किशन भोला की बात सुनकर चुप हो जाता है और उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता। आगे आगे किशन चल रहा होता है। उसे अपने पीछे आता देख किशन रुक जाता है और कहता है, क्या बात है भाई साहब, अब आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए, अगर आप कोई लुटेरे हैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। भाई साहब, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, बल्कि आपकी मदद चाहता हूँ। क्या आप हरिनगर गांव की तरफ जा रहे हैं? अब एक जानवर को इंसानों की तरह रास्ते समझ नहीं आते हैं और दरअसल मुझे भी उसी तरफ जाना है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम साथ चल सकते हैं? किशन अब चुप हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे और क्या बोले। किशन थोड़ी देर सोचकर भोला को जवाब देता है, वैसे भी आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ जाने से मना कर दूंगा तो भी आप मेरी बात सुनेंगे नहीं। इससे तो अच्छा यही है कि आप मेरे साथ ही चलें। भैंस के आगे बीन बजाना तो सुना है, अब मैं भैंस के आगे भी नहीं बजाना चाहता। अब किशन और भोला जंगल के रास्ते होते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। भाई साहब, रात बहुत ज्यादा गहरी होती जा रही है। अच्छा यही है कि हम लोग यहाँ आग जलाकर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लें और आगे का रास्ता बाद में तय करें। वैसे भी मैं काले रंग का हूँ, मेरे साथ चलते हुए तो आपको और अंधेरा महसूस होगा। तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है भोला भाई। चलो, ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है, इसके नीचे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आसपास कुछ लकड़ियां भी हैं, मैं उन्हें जला देता हूँ। मेरी जेब में माचिस है। अब किशन लकड़ियों को बटोरकर उसमें आग लगा देता है। तभी भोला जंगल के घने रास्ते की तरफ कहीं जाने लगता है
और उसे वहां जाते हुए देखकर किशन उसे टोकते हुए कहता है, अरे भोला भाई, इतने घने जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम जानते हो ना रात को जंगल सुरक्षित नहीं होता। थोड़ी देर बाद में हम दोनों आराम करके यहाँ से चले जाएंगे, अभी यहीं रुक जाओ। दरअसल भाई मुझे जंगल के रास्ते कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम यहाँ आग के पास ही बैठे रहना। भोला ये बोलकर अब घने जंगल के रास्ते चला जाता है और थोड़ी ही देर बाद वापस आता है। वापस आने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था, जिसके बाद किशन और भोला आग के पास ही समय गुजार देते हैं। सुबह जब भोला और किशन आगे की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें गांव के कुछ लोग बातें करते हुए नजर आते हैं। अरे जंगल के अंदर इतना बड़ा हाथी मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हाथी तो अभी जवान था, और वो हाथी तो बिल्कुल भी बीमार भी नहीं था। न जाने रात में उसे ऐसा क्या हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। ये राज तो भगवान ही जाने, भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। क्या पता उसके भाग्य में आज उसकी मृत्यु लिखी हो। किशन उन लोगों की बातें सुनकर हैरान होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वे लोग हरिनगर से दूरी पर माधवगढ़ गांव में पहुंचते हैं और इस बार किशन कहता है, भोला भाई अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग अपने अपने रास्ते पर पहुंच जाएंगे, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम करो भाई, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। अब अचानक से तुम फिर से कहाँ जा रहे हो? कोई काम फिर से याद आ गया क्या तुम्हें? इतना काम तो हम इंसानों को भी नहीं होता जितना तुम जानवरों को है। किसी सेवा के खुफिया सैनिक तो नहीं हो ना तुम? किशन की बात का भोला कोई भी जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए आगे चला जाता है। थोड़ी ही देर में जब वे लोग वापस अपना सफर तय करना शुरू करते हैं, तब उन्हें कुछ औरतों के रोने की आवाज आती है। अरे वो लड़की तो अभी जवान थी, अगले महीने का उसका विवाह तय हो गया था, न जाने उसे क्या हो गया। अपनी माँ के पास बैठी हुई थी और नाश्ता कर रही थी, अचानक ही चौंक कर बेहोश हो गई और उसके प्राण चले गए। वे तो यह बातें कर रही थी और किशन हैरानी से भोला को देख रहा था। जहाँ किशन के चेहरे पर मृत्यु की खबर का गम था, वहीं भोला के चेहरे पर एक संतुष्टि थी। किशन से सब्र और नहीं होता और वो भोला से पूछता है, मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो? तुम जहाँ जा रहे हो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हो और उसके कुछ देर बाद किसी के मरने की खबर आती है। सच सच बताओ ये क्या चल रहा है? तुम अभी तक नहीं समझे? मनुष्य, मैं मृत्यु का दूत हूँ, मैं यमराज की सवारी हूँ। आज यमराज जी व्यस्त थे, इसलिए मैं प्राण हरने के लिए आया हूँ और मुझे तुमने देख लिया। दरअसल मुझे इस मार्ग पर लोगों के प्राण हरने थे, जिस मार्ग पर तुम जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने लगा। तो क्या मुझ में कुछ खास है जो तुम मुझे ही नजर आ रहे हो, या फिर अभी मेरी मृत्यु होने लिखी है इसीलिए तो मेरे पीछे पीछे चल रहे हो? नहीं, तुम में कोई खास बात नहीं है। दरअसल मैं नजर तो सबको आता हूँ, लेकिन हर कोई अपने जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त होता है कि मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। अभी तुम्हारा मन शांत था और सिर्फ अपने दोस्त की चिंता में लगा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें नजर आने लगा। मैं समझ गया कि तुम ही हो जिसके साथ मुझे आगे का सफर तय करना है। किशन ये सारी बातें सुनकर चौंक जाता है, लेकिन जो भी इस पूरे सफर के दौरान उसके साथ हुआ था, उसे भोला की बातों पर पूरा यकीन था। जिसके बाद अब किशन सवाल करता है, सच सच बताओ अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? अगर तुम मेरे साथ चल रहे हो तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अगली मृत्यु तुम्हारे दोस्त सुनील की होने वाली है। वो अपनी बेटी का विवाह नहीं देख पाएगा और तुम्हें अपने घर की बहू को अविवाहित ही लेकर जाना होगा। यही परम सत्य है। भोला की बात सुनकर किशन फूट फूट कर रोने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त इतनी जल्दी मर जाएगा और उसकी खबर उसे ऐसे मिलेगी। अब भोला कहता है, तुम इतने ज्यादा बुरे भाग्य को हो कि तुम्हें आखिरी बार अपने दोस्त के दर्शन भी नहीं होंगे। तुम जैसे ही हरिनगर गांव में जाओगे, तुम्हें तुम्हारे दोस्त का शव नजर आएगा। तुम जल्दी चले जाओ क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज्यादा रो रो कर परेशान हो जाएगी। तब तुम्हें ही उसे एक पिता की तरह संभालना है। बोला, तुम ऐसे कैसे मेरे दोस्त की मृत्यु की घोषणा कर सकते हो? जब इतनी घोषणा कर ही दी है तो मुझे ये भी बता दो कि मेरी मृत्यु कैसे होने वाली है। भोला मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए किशन को जवाब देता है, वैसे तो मैं कभी किसी को नहीं बताता कि किसकी मृत्यु कैसे होती है,
लेकिन तुम इस सफर में मेरे हम सफर बने रहे, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का कारण बता देता हूँ। तुम्हारे बेटे की शादी के पश्चात तुम्हारे नगर के राजा के द्वारा ऊंचाई से कूदकर तुम्हारी मृत्यु होगी। भोला ये बात बोलता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद अब किशन तेज कदमों के साथ अपने दोस्त के घर जाता है। वहाँ दहलीज पर कदम रखते ही वो देखता है कि प्रिया फूट फूट कर रो रही थी और उसके दोस्त सुनील के प्राण जा चुके थे। किशन प्रिया के सर पर हाथ रखता है और कहता है, प्रिया बेटी, ये नियति थी, जो होना था सो हो गया। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो घर चलो, आज मैं अपनी बहू को यहाँ से विदा करवा कर ही लेकर जाऊंगा। देखिए ना पिताजी, क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सर से मेरे पिता का साया इस तरह से चला जाएगा। अब किशन ये बोलकर सबसे पहले सुनील का अंतिम संस्कार कराता है और उसके बाद प्रिया को अपने साथ लेकर धीरे धीरे अपने नगर लौट आता है। सुमन और किशन मिलकर प्रिया और मोहित की शादी करवा देते हैं। उनकी शादी को 1 महीना गुजर गया, लेकिन किशन को हर रोज नींद नहीं आती। उसे ये चिंता सताती रहती कि उसकी मृत्यु कैसे और कब होगी। उसे एक रात जगा हुआ देखकर उसकी पत्नी सुमन कहती है, ऐसी भी क्या बात हो गई है जो आप सोते नहीं हैं और सारा दिन जागते रहते हैं, रात को भी? दरअसल मैं तुम्हें बहुत समय से एक बात नहीं बता रहा था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ बता दूं और उसके बाद में हम भाग्य का निर्णय करें कि हमें क्या करना है। अब किशन जो राज इतने दिनों से अपने दिल में दबा कर बैठा था, वो राज अपनी पत्नी को भी बता देता है। उसकी पत्नी ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, जी फिर तो एक ही तरीका है, अगर आप राजा को पहले ही बता दें कि राजा के हाथों आपकी मृत्यु होने वाली है, वो भी कूद कर, तो वो आपके प्राण बचा सकता है। वे दोनों ये बातें कर रहे थे कि तभी मोहित उनके पास आकर कहता है, पिताजी मुझे दूसरे राज्य से कार्य मिला है, उसके लिए मुझे प्रतिदिन 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और मैंने उस राज्य के साहूकार को यह कार्य करने के लिए वचन दे दिया है। मुझे आज रात्रि ही वहाँ के लिए निकलना होगा। मोहित बेटा, दरअसल मुझे तुझे कुछ बताना है जो कि तुझे सुनना बहुत जरूरी है। सुमन मोहित को सब कुछ बताने लगती है, लेकिन किशन उसे हाथ पकड़कर रोक देता है और मोहित अपना सामान बांधने के लिए चला जाता है। वही किशन कहता है, सुमन तुम उसे कुछ भी मत बताओ। अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और अगर उसे इतना अच्छा काम मिला है तो उससे हमारे परिवार की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। उसे जाने दो। अब ऐसा ही होता है। मोहित उसी रात को अपना सामान बांधकर दूसरे राज्य में कार्य के लिए चला जाता है। वही बातचीत के अनुसार किशन भी राजा के समीप जाता है। और भोला के साथ हुई सारी वार्तालाप बताता है। राजा कहते हैं, अच्छा, मृत्यु के दूत ने तुमसे बोला है कि हमारे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, वो भी कूद कर। कोई बात नहीं, हम किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकते। मंत्री जी, हमें सलाह दीजिए कि हम क्या करें। महाराज, आप तो जानते हैं कि किशन का बेटा दूसरे राज्य कार्य के लिए गया है, तो इसे पैसों की जरूरत होगी। अगर हम इसे अपने राज्य में काम के लिए रख लें तो हम इस पर निगरानी रख सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपके दंड से बच सके। अगर ये गांव में घूमता रहा तो हो सकता है कि कोई ऐसी गलती कर दे जिससे आप इन्हें दंड दे दें। मंत्री जी, मुझे आपका ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। अगर राजा को कोई आपत्ति ना हो तो मैं ऐसी दरबार में काम करना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे मेरी माँ ने सिखाया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगेगा। अब ऐसा ही होता है। राजा को मंत्री का ये सुझाव अच्छा लगता है और वो किशन को अपने ही राज्य में अपने ही दरबार के अंदर काम पर रख लेता है। किशन बहुत अच्छा खाना बनाया करता था। अब किशन राजा के लिए और उनके परिवार के लिए खाना बनाया करता। राजा किशन के हाथों का खाना खाकर एक दिन उसकी तारीफ करते हैं। अरे वाह, क्या खाना बनाया है, सच में तुम्हारे हाथों में तो बहुत अच्छा स्वाद है किशन। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं एक निर्दोष और इतने अच्छे खाना बनाने वाले बावर्ची को कभी भी दंड दूंगा। मंत्री जी, आपने किशन को हमारे यहाँ काम पर रखकर बहुत अच्छा किया। सच में ये खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मेरा सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है।
महाराज, किशन से कहिए कि वो कल मेरे लिए सूजी का हलवा बना देगा। किशन, हमारी प्रिया रानी के लिए कल तुम सूजी का हलवा बनाओगे, और हलवा ऐसा होना चाहिए जिसका स्वाद सब लोगों को बहुत पसंद आए। कल दूसरे राज्य के राजा भी इस राज्य में भ्रमण के लिए आ रहे हैं, तो ये सारा दायित्व तुम्हारा है अब। जी महाराज, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा और सब लोगों को बहुत पसंद भी आएगा। अब किशन बहुत खुश हो जाता है और वो राज्य में सबसे अच्छे बावर्ची के नाम से मशहूर हो जाता है। वो वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों को बोलकर हलवा बनाने का सारा सामान एकत्रित करवा लेता है और वो हलवा बनाना शुरू कर देता है कि तभी उसको ध्यान आता है, अरे ये क्या, हलवा बनाने के लिए तो काजू ही नहीं है, बिना काजू के तो हलवा अच्छा नहीं लगेगा, अब क्या करूं? किशन ये बोलता है और तभी उसकी नजर पास में रखी हुई मूंगफली पर पड़ जाती है और वो कहता है, काजू की जगह मैं मूंगफली का उपयोग भी तो कर सकता हूँ। वैसे गरीबों के लिए तो मूंगफली काजू के समान होती है और इससे मेरे हलवे का स्वाद थोड़ा बढ़ जाएगा। अब किशन मूंगफली को काट कर हलवे में मिला देता है और सब लोगों के लिए हलवा बनाकर पेश कर देता है। दूसरे राज्य के राजा भी हलवा खाने के लिए बेताब थे। सब लोगों ने जैसे ही खाना खाया, मीठा खाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी दूसरे राज्य के राजा को पूरे शरीर में खुजली होने लगी। राज्य के वैद्य को बुलाया गया और उन्होंने कहा, महाराज, दरअसल राजा को मूंगफली नहीं खानी चाहिए थी, ये उनकी सेहत के लिए खतरनाक है। माफ कर दीजिए राजा जी, दरअसल काजू नहीं थे तो मैंने मूंगफली डाल दी और मुझे पता नहीं था कि आपको मूंगफली से खतरा है। दोस्त, जाने अनजाने सही, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे प्राण जा सकते थे। हम इस राज्य के मेहमान हैं, तो इस राज्य का कर्तव्य बनता है कि अब वो तुम्हें उचित दंड दे। राजा ये बात सुनकर चकित हो जाता है। अगर वो दूसरे राजा की बात सुनकर किशन को दंड नहीं देते तो दूसरे राज्य के राजा का अपमान होता, और वहीं यदि वह दंड देते तो मृत्युदूत भोला की बात सत्य हो जाती। वह बहुत ज्यादा समस्या में पड़ जाते हैं और दूसरे राजा को सारी बात विस्तार से बताते हैं। फिर मंत्री से सलाह करते हैं। मंत्री जी, आप ही बताइए, कृष्ण को इस राज्य में बावर्ची के रूप में रखने का फैसला भी आप ही का था और हमें ये ठीक भी लगा था। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि कृष्ण के प्राण भी बच जाएं और दूसरे राज्य के राजा का मान सम्मान भी। महाराज, कृष्ण की मृत्यु ऊंचाई से कूदकर गिरने से होने वाली है, ऐसा कहा गया, लेकिन अगर हम किशन को किसी और तरह से सजा देंगे तब तो उसकी मृत्यु नहीं होगी और दूसरे राजा का सम्मान भी बच जाएगा। अगर हम थोड़ी ही ऊंचाई से किशन को फांसी लगाएं लेकिन कच्चे धागे का इस्तेमाल करें तब तो उसे कुछ नहीं होगा। सभी लोगों को ये बात बिल्कुल ठीक लगती है और आखिरकार यही किया जाता है। किशन को एक बड़ी सी मेज पर चढ़ाया जाता है और एक पतले से धागे से उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया जाता है। लेकिन जिस लकड़हारे ने उस मेज का निर्माण किया था वो अभी अपने काम का पक्का नहीं था। मेज की एक डंडी टूट जाती है और किशन उस मेज से कूदकर सिर के बल जमीन पर गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने के कुछ पल पहले ही उसे दूर खड़ा हुआ भोला नजर आता है जो कि अपनी पूंछ हिला रहा था। अचानक भोले की तरफ से एक सुनहरी रोशनी किशन पर पड़ती है और किशन की आत्मा पलक झपकते ही भोला के पेट पर जाकर बैठ जाती है और वो दोनों ही आसमान में विलीन हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा हैरान रह जाता है और कहता है, सच ही कहा है किसी ने कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। हमने किशन के प्राण बचाने और दूसरे राजा का मान रखने दोनों की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार होता वही है जो लिखा हुआ होता है। ऐसा ही कुछ किशन के साथ भी हुआ। मैं भी अपने पति के प्राण बचाने के लिए उन्हें आपके दरबार में छोड़ने आई थी, लेकिन भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। आखिर हम सब लोग चाह कर भी भाग्य का लिखा नहीं बदल पाए। शायद यही नियति थी। थोड़ी ही देर में दूसरे राज्य से किशन का बेटा मोहित, उसकी पत्नी सुमन और बहू प्रिया आ जाते हैं। सभी फूट फूट कर रोते हैं। राजा भुगतान के तौर पर उन्हें कई स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। सभी लोग किशन का भावपूर्ण अंतिम संस्कार करते हैं।